नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है सवाल इंडिया का में। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस वक्त की बड़ी खबर जिस पर काफी चर्चा, काफी कयास इस वक्त लगाई जा रही है, सरकार ने एक विशेष पार्लियामेंट का सत्र बुलाने का फैसला किया है। जो संसद का विशेष सत्र है उसे सितंबर 18 से 22 के बीच में 5 सेशंस के यानी कि 5 सिटिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब इस पर बहुत सारी चर्चा हो रही है, इस पर बातचीत ये हो रही है कि इसकी कार्य सूची क्या रहेगी, अभी तक इस पर क्या होगा, क्या इसकी कार्यसूची रहेगी, किन मुद्दों पर इस सत्र में बात होगी, इस पर कुछ बहुत ज्यादा जानकारी अभी आई नहीं है, लेकिन कयास कई तरह के लगाए जा रहे हैं। इन सभी पर बात करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी अखिलेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, पार्लियामेंट का जो मॉनसून सत्र है वो तो अभी बिल्कुल धुल के खत्म हुआ है, तो अब ये विशेष सत्र किस लिए बुलाया जा रहा है, क्या क्या इसमें होना है? बिल्कुल, आप सही कहा आपने कि मानसून सत्र जो है धुलकर खत्म हुआ, 11 अगस्त को ही समाप्त हुआ था। लेकिन अब ये सरकार की ओर से कहा गया है कि 18 सितंबर से 22 सितंबर तक यानी 5 दिनों का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी है। हालांकि क्या एजेंडा है इसके बारे में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी है। हमने सरकार के सूत्रों से भी पता करने की कोशिश की, लेकिन कोई इस पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन जिस तरह से खुद प्रहलाद जोशी के ट्वीट में अमृतकाल की चर्चा की गई है, माना जा रहा है कि सरकार इसी से जुड़ा कोई एजेंडा रख सकती है, क्योंकि मेरी माटी मेरा देश ये कार्यक्रम भी पूरे देश में चलाया जा रहा है। इसके साथ ये भी कयास है अंकित की ये जो सत्र है ये पुरानी बिल्डिंग में शुरू हो और नई बिल्डिंग जिसका कि इनॉग्रेशन पीएम मोदी कर चुके हैं उसमें आखिर में शिफ्ट कर दिया जाए। तो शायद इसके लिए भी बुलाया गया हो कि पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जाने के लिए ये भी एक कयास लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच विपक्षी दलों ने इसका विरोध करना भी शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि आज घोषणा ऐसे वक्त हुई है जोशी की ओर से जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक शुरू हो रही है, और उसी वक्त पर यह संसद सत्र की घोषणा करना निश्चित तौर पर कई दिलचस्प कयास पैदा करता है। लेकिन विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि खासतौर से महाराष्ट्र के दल कि जब गणेश चतुर्थी का कार्यक्रम चल रहा होगा उस समय पर संसद का सत्र बुलाने की कोई औचित्य नहीं है, इसलिए वो उसका विरोध भी उन्होंने करना शुरू कर दिया है। मैं ये भी आपसे अखिलेश जी समझना चाहूंगा, जैसे कयास आप कह रहे हैं कि अभी एजेंडा क्लियर नहीं है, लेकिन कयास बड़े सारे लग रहे हैं। कयास ये भी लग रहा है कि शायद नई बिल्डिंग में जैसे आप बता रहे थे वहां पे शिफ्ट होने का इसमें अंत में हो सकता है। और दूसरी लोग बार बार ये बात पूछ रहे हैं, जो सरकार कानून व्यवस्था को लेकर जो भारत संहिता लेकर आई है, क्या उसके ऊपर भी कोई चर्चा, किसी बिल के ऊपर भी चर्चा का कुछ इस तरीके की, क्योंकि काफी ट्विटर पर और बाकी सोशल मीडिया पे बातचीत चल रही है। निश्चित तौर पर चूंकि एजेंडा सरकार ने बताया नहीं है, इसीलिए कयास तो लगेंगे ही जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर नहीं बताया जाता कि यह सत्र क्यों बुलाया गया। क्योंकि अमूमन होता यही है कि आप जब सत्र बुलाते हैं, विशेष सत्र बुलाते हैं, तो आप एजेंडा भी बताते हैं कि किस लिए बुलाया जा रहा है, कि चाहे वो आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर संसद का सत्र बुलाया गया हो या संविधान को लेकर के जब सत्र बुलाया गया, तो ये सारे मुद्दों पर बता दिया जाता है कि क्यों सत्र बुलाया जाता है। लेकिन इस बार नहीं बताया गया, इसलिए ये सारे कयास लग रहे हैं। लेकिन हमें यह बताया गया है कि ये ज्वाइंट सेशन नहीं होगा, संयुक्त सत्र नहीं होगा, लोकसभा की राज्यसभा की बैठक अलग अलग होगी। तो यह भी इस बात को खारिज करता है कि कोई सरकार ऐसा विवादास्पद बिल नहीं लेकर के आ रही। कयास ये भी लग रहा था कि समान नागरिक संहिता कहीं सरकार लाने की कोशिश तो नहीं कर रही, लेकिन इस बारे में सरकार के सूत्र पहले स्पष्ट कर चुके कि उनका कोई इरादा UCC लाने का नहीं है। तो कोई बिल की बात नहीं है। जहां तक आपने भारतीय दंड संहिता की बात की, आप जानते हैं कि ये तीनों ही बिल जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है उस पर चर्चा चल रही है। तो जब तक स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट ना आए तब तक जाहिर सी बात है कि बिल नहीं आ सकते। तो इसलिए बिल को लेकर के संभावना कम है। मुझे लगता है कि एक तरह से ये एक बड़ा मौका बनाने का अवसर है और शायद इसीलिए ये किया जा रहा है। जैसा कि लग रहा है कयास की पुरानी बिल्डिंग से नई बिल्डिंग में जाने की बात है, शायद ये उसी बारे में हो। और बिल्कुल ये G20 समिट के बाद हो रहा है। सरकार उसे अपनी एक बड़ी सफलता के तौर पर प्रस्तुत करना चाहेगी और शायद उसी का एक बड़ा एजेंडा देखने को भी इस विशेष सत्र में मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब जानकारी हमें देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की जो दूसरी बड़ी पॉलिटिकल खबर है, पॉलिटिकल खबर मुंबई से, जहां पर विपक्षी दल इंडिया जो है, संगठन जो बना है, उसकी महत्वपूर्ण बैठक आज से शुरू हो रही है। इंडिया गठबंधन की 2 दिन की जो बैठक है वो मुंबई में आज शुरू हो रही है। यह बैठक 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में शामिल होने के लिए जो 28 दल इकट्ठे हुए हैं उनके बड़े बड़े नेता मुंबई पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी बिल्कुल अभी कुछ देर पहले मुंबई पहुंचे हैं। 2 दिन की इस बैठक में गठबंधन को लेकर कई महत्वपूर्ण फैसले और चर्चा की जाएगी।
सीटों के बंटवारे से लेकर गठबंधन के लोगो, झंडे, सचिवालय, कोऑर्डिनेशन कमेटी, कन्वीनर, इन सब पर एक गहन चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। बैठक मुंबई के ग्रैंड हायत होटल में हो रही है। आज शाम को एक डिनर का कार्यक्रम भी रखा गया है। उद्धव ठाकरे, जो जितने भी बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री और पार्टियों के नेता आए हुए हैं, उनके लिए उन्होंने एक भोज का आयोजन किया है आज रात को। इस बैठक के एजेंडा के बारे में थोड़ा और आपको तफसील से बताते हैं। लोगों पर चर्चा होगी, उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। इंडिया गठबंधन के संगठन पर विचार किया जाएगा, विस्तार पर विचार किया जाएगा। कोऑर्डिनेशन कमेटी जो है उस पर चर्चा होनी है। सचिवालय की स्थापना जो कि बताया जा रहा है कि दिल्ली में होगी, चुनाव प्रबंधन किस तरीके से होगा उस पर चर्चा होनी है। सचिवालय के लिए 11 लोगों की एक कमेटी बनेगी। उसके बाद सचिवालय जो है दिल्ली में, उसमें एक रिसर्च विंग की स्थापना की जाएगी। 5 से 10 आधिकारिक प्रवक्ताओं की नियुक्ति भी की जा सकती है, जो मीडिया के सामने इंडिया गठबंधन की बात रखेंगे। मीडिया और सोशल मीडिया टीम का गठन किया जाएगा। नेशनल एजेंडा तय करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, जिसकी बात कल शरद पवार कर रहे थे, प्रचार का एक साझा मुद्दा क्या होंगे उस पर बातचीत होगी। साझा प्रचार कार्यक्रम करने के लिए भी इस पर बातचीत की जाएगी। जैसी जैसी हमारी इंडिया की एक्शन और कार्रवाई और बैठकें बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे देश में महंगाई कम हो जाएगी दर की वजह से। तो जिस तरह से जनता का समर्थन हमें मिल रहा है, हाँ, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी और उनके पूरे अलायंस में घबराहट हो गई। हाँ, 2024 में हम इंडिया जीतने जा रही है। अब इंडिया को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। आज आप सभी जानते हैं कि जीएम की मीटिंग मुंबई में हो रही है। जीएम मतलब घमंडिया मीटिंग, ये आज मुंबई में है। तो स्वाभाविक रूप से आज टेलीविजन पे काफी चर्चे ये जो विपक्षी दल की मीटिंग है इसको लेकर हो रहा है। मित्रों, आप अगर सही मायने में देखेंगे तो वास्तविक रूप में ये जो म्यूजिकल चेयर विपक्षी दलों के बीच में चल रहा है, इसके विषय में ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बहुत सोच समझ कर म्यूजिकल चेयर के शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस प्रकार के विपक्ष के मीटिंग का अनुभव आप लोगों के लिए, देश के लिए और हमारे लिए कोई नया नहीं है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से हमारे सहयोगियों ने मुंबई में बातचीत की। उनका कहना है कि इस बैठक में बहुत सारी उम्मीदें लोग लगाए बैठे हैं और बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होनी है। मुंबई में हो रही इंडिया की बैठक के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और साथ ही साथ वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव यहाँ पर दिख रहे हैं। साथ ही साथ तेजस्वी यादव यहाँ पर अलग अलग जो उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी, सिर्फ एक सवाल सर पूछना चाहेंगे। डीसीएम सर, एक ही सवाल, जो पहली बैठक हुई वो पटना में हुई, जो दूसरी बैठक थी वो बेंगलुरु में हुई, अब जो मुंबई में तीसरी बैठक हो रही है उसमें क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज यहाँ पर आप लोगों के एजेंडा में क्या कुछ नहीं, बैठक होगी। और आपको पता है अगस्त के महीने में ही पिछले बार जब हम लोगों की सरकार बनी थी बिहार में, तभी ये हम लोगों ने बात कही थी कि देश भर के ऑपोजिशन को एक करना है। अब तीसरी बैठक बॉम्बे में है, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और आने वाला जो चुनाव होगा उसको देखते हुए हम लोग जो है निर्णय जो है वो लेंगे कि आगे कैसे हम लोगों को बढ़ता है। कोऑर्डिनेशन कमेटी को लेकर कहा जा रहा है कि फैसला किया जाएगा। बहुत सारी चीजें एजेंडा है, वो आएगा सामने। बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी मुंबई में है, कह रहे हैं ऐसी कई चीजें हैं जिस पर चर्चा की जाएगी, आगे की रणनीति तय की जाएगी। साथ ही साथ उनके परिवार के जो दूसरे सदस्य हैं वो भी मौजूद हैं। वरिष्ठ नेता लालू प्रसाद यादव वो फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और ये जो उनका जो पूरा परिवार है वो मुंबई पहुंचा हुआ है। और यहाँ सर अब ये ग्रैंड हयात जा रहे हैं जहाँ पर इनकी जो बैठक है वो हो रही है। तो आरजेडी के भी बड़े नेता हैं, साथ ही साथ जो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी यादव, वो भी मुंबई पहुंचे हुए हैं और ग्रैंड हयात में अब जो बैठक हो रही है वहाँ पर वो जा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। वहीं सीपीएम के नेता सीताराम येचुरी और
आरजेडी सांसद मनोज झा ने भी हमारे सहयोगी सुनील सिंह से बात की और उन्होंने इस एजेंडे के बारे में, क्या और एजेंडे के बारे में हमारे सहयोगियों को बताया। हमारे साथ हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के वरिष्ठ नेता सीताराम येचुरी जी। सर, आप मुंबई इंडिया गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेने आ रहे हैं, क्या प्रमुख एजेंडा रहेगा? बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है चेहरा, उसका जवाब कैसे देंगे? कितने बार घोषित कर चुके हैं, देश के संविधान को बचाना, जनतंत्र को बचाना, संवैधानिक अधिकार और गारंटी जो संविधान देता है हर नागरिक को, उसे लागू करवाना। वो करना है तो भाजपा को सरकार से दूर रखना। ये एजेंडा बोले हुए हैं कई बार, किसी को कैसे लागू होगा वो करेंगे। भाजपा बार कहती है कि इनके पास एक चेहरा नहीं है, इनके पास अलग अलग नेता, अलग अलग विचार के नेता हैं, इसका जवाब कैसे देते हैं? भाजपा बार कहती है इनके पास एक चेहरा नहीं है, एक नेता नहीं, अलग अलग विचार हैं, कैसे, इसका जवाब कैसे देंगे आप लोग? जवाब क्यों दें, लोग देंगे जवाब, और वो जवाब भाजपा को मिलेगा, वो जवाब लोग देंगे भाजपा को। आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा जी भी हैं। सर, क्या कहेंगे इस मीटिंग से, क्या एक देश में संदेश जाएगा और कैसे मुकाबला करेंगे? देश में ब्लूप्रिंट और रोड मैप जाएगा। व्यक्ति केंद्रित जो राजनीति है, आत्ममुग्धता की पराकाष्ठा है। जिस तरह अगर G20 के लोग आएंगे तो मोदी जी से पूछेंगे कि इस देश में एक ही आदमी है क्या, सिर्फ सारों जगह तुम्हारी ही तस्वीर है। हम सामूहिकता बहाल करना चाहते हैं। एक चेहरे की बात नहीं है, सामूहिकता की बात है। सामूहिकता की बात है। ये सभी जो नेता हैं इंडिया गठबंधन की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए आ रहे हैं। सीताराम येचुरी हैं, मनोज कुमार झा हैं जो आरजेडी के सांसद हैं, और इनका कहना है कि बार बार सवाल उठाया जा रहा है एक चेहरा की, लेकिन हम एक चेहरा की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक चेहरा ही क्यों होना चाहिए, यहाँ बात सामूहिकता की है, तो उसके लिए हम लड़ रहे हैं। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोय से सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो क्या मायने लगाए जाएं, क्या जो इतने सारे मुद्दों पर जो बातचीत लगातार होती है, मीडिया में खूब कयास होती है कि कैसे विपक्षी दल के बीच में अभी भी बड़ी सारी परेशानियां हैं, क्या ये बैठक उन दरारों को भर पाएगी? ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय और सोहित मिश्रा। 28 पार्टियों का जो गठबंधन है जिसका इंडिया नाम है, उसकी जो तीसरी बैठक है वो मुंबई के इसी ग्रैंड हयात होटल में होने जा रही है। और अगर बात की जाए तो गुरुवार शाम को इसे लेकर एक जो डिनर है उसका कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, और उसके साथ ही शुक्रवार के दिन यहाँ पर एक बैठक होगी जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। ये तीसरी बैठक है जो मुंबई में हो रही है। इससे पहले जो सबसे पहली बैठक है वो पटना में हो चुकी है, फिर बेंगलुरु में, और अब मुंबई में। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए हमारा एडिटर संकेत मौजूद है। संकेत, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरी बैठक को? कई सारे परेशानियां हैं, 26 से 28 पार्टियां हो चुकी हैं, 63 ऐसे कहे जा रहे हैं कि लोग हैं जो इस बैठक में रहेंगे। क्या ये एक तरीके से अपने आप को एक जवाब के तौर पर बना पाए हैं सरकार से लड़ने के लिए 2024 लोकसभा चुनावों की, क्योंकि अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पार्टियां? बिल्कुल। तो देखिए, जब ये शुरू हुआ था, ये इंडिया, जब इसका नाम भी इंडिया नहीं था, विपक्षी एकता एक मंच बना था, इसकी शुरुआत पटना में हुई थी, तब 17 दल थे, फिर बेंगलुरु गए तो 26 हो गए, और अब मुंबई आए हैं तो 28 हो गए। तो अगर आप महज आंकड़ों के दम पर देखें तो ऐसे लगता है कि जैसे कुछ वृद्धि हुई है, और बड़ी अभूतपूर्व वृद्धि हुई है कि 17 से 26 हो गए, फिर 28 हो गए, और लगातार मोमेंटम बन रहा है। मोमेंटम दिख भी रहा है, आप देखिए ढोल नगाड़ा बज रहा है पीछे जब भी कोई नेता आता है, इतने सारे लोग एकत्रित हो रहे हैं, उनका काडर जो है वो मोबिलाइज हो रहा है, नेताजी के पीछे पीछे हुजूम चल रहा है, यहाँ पर गाजे बाजे के साथ स्वागत हो रहा है, एक आयोजन हो रहा है। यानी कि विपक्ष की स्पेस में एक इस तरीके का गठबंधन बनता हुआ दिख रहा है, जो कि इससे पहले इतना लंबा चलते रहने वाला गठबंधन नहीं दिखा। इससे पहले भी गठबंधन बने विपक्ष के, महागठबंधन बिहार में, तो छोटे छोटे उदाहरण थे, लेकिन इस तरीके का स्केल पर इतनी मीटिंग अलग अलग शहरों में जाके कि सेक्रेटेरिएट बनाएंगे और गाना बना डालेंगे और एक लोगो बनाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे, तो एक मोमेंटम दिखता है विपक्ष के। मतलब मोदी बनाम हु जो क्वेश्चन मार्क था, वो आपको क्वेश्चन मार्क भरती हुई ये INDA, ये गठबंधन दिखती है। एक सवाल ये भी हुआ कि तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन होगा, तो इसमें ये बीजेपी की तरफ से एक तुरंत पूछा जाने वाला सवाल होता है। इस पर भी अब ऐसे लगता है कि ये जो इंडिया गठबंधन है उसने तय कर लिया है कि इससे हम बहुत प्रभावित नहीं होंगे। ये अगर बीजेपी ये सवाल फेंकेगी तो हम पलट के, जैसे उद्धव ठाकरे ने कल बोल दिया, हम भी बोल देंगे हमारे पास तो बहुत है, आपके पास नरेंद्र मोदी के अलावा कौन है। ये तो हो गई अब तक की बात। लेकिन सोहित, इस सब मोबिलाइजेशन के बाद भी जो पहले दिन दिक्कतें थी, पेन पॉइंट्स थी, जो दूसरे दिन पेन पॉइंट्स थे बेंगलुरु में,
आज मुंबई आ गया है, वो पेन पॉइंट्स अभी भी हैं। आप मुझे बताइए, आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या हम जान गए? एक जो है वो अपने केजरीवाल को प्रधानमंत्री बनाए दिए दे रहा है, यहाँ पर जो है लोग राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनाने की बात हो रही है। प्रधानमंत्री वाले मुद्दे पर उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बोला कि नहीं भाई, हमारे पास तो बहुत सारे। ये तो एक बात हो गई। दूसरी चीज़, आप जानते हैं कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अक्सर वो उनके राज्य में जाके चुनाव लड़ रहे हैं, ये इनके राज्य में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। अभी भी क्लियर नहीं है कि पंजाब में कांग्रेस रहेगी या नहीं, या दिल्ली में किस तरीके का समझौता होगा। तो ये पेन पॉइंट्स अभी भी हैं। दूसरी बात, आपके मुंबई की बात कर लेते हैं। शरद पवार कहाँ हैं, किस खेमे में? शरद पवार यहाँ हैं कि शरद पवार का जो एक गुट एनसीपी का टूट करके बीजेपी में शामिल हो गया, बीजेपी मतलब गठबंधन में है, वो उनके साथ हैं। किसके साथ हैं? क्योंकि ऑफिशियली तो ये लोग बोलते हैं हम तो एक ही हैं, हम तो टूटे ही नहीं। तो टूटे नहीं तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? और अगर टूट गए, अगर आप टूटे नहीं हैं तो फिर वहाँ क्या कर रहे हैं? तो ये एक पेन पॉइंट अभी भी है, क्योंकि किसी को ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ में नहीं आ रहा। तो आप और कांग्रेस रिश्ता क्या कहलाता है, एनसीपी का इंडिया गठबंधन में रिश्ता क्या कहलाता है, इसके अलावा ममता बनर्जी, लेफ्ट, कांग्रेस पश्चिम बंगाल में ये एक दूसरे को कितनी स्पेस देंगे, ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर आप साउथ चले जाएं केरल में, तो वहाँ पर यूडीएफ और एलडीएफ की लड़ाई, यानी कि कांग्रेस और लेफ्ट एक दूसरे से लड़ते हैं, वहाँ रिश्ता क्या कहलाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन पर 2 या 3 मीटिंग से लगातार ये गठबंधन बचता रहा है और ये कहता रहा है कि हम इन सब चीज़ों से ऊपर उठ करके 2024 के लिए एक गठबंधन बना रहे हैं। लेकिन सोहित, जब छोटे छोटे चुनाव भी होते हैं ना, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि राजनीति एक छवि का खेल है, परसेप्शन का खेल है। और परसेप्शन अगर ये जाएगा कि ये लड़ भी रहे हैं और साथ में बैठ भी रहे हैं और लड्डू समोसा भी खा रहे हैं और उसके बाद फिर बाहर जाकर के एक दूसरे पे बयानबाजी कर रहे हैं, तो एक कुछ कंफ्यूजन रहता है काडर में, जैसे कि एनसीपी के काडर में यहाँ पर है। तो वो पेन पॉइंट्स जो है, उनका जवाब अभी भी नहीं मिला है। तो मैं मानता हूँ कि आप लोगो बना लीजिए, गीत बना लीजिए, मिल लीजिए, गले लग लीजिए, एक मोमेंटम ज़रूर बनेगा। लेकिन जब तक मुख्य मुद्दों का आप जवाब नहीं तलाश पाएंगे, तब तक शायद कुछ बात बनेगी नहीं। तो क्या ये मीडिया में ज्यादा कयास है या अंदर ही अंदर ये बातों पे सहमति बनती जा रही है? ये एक बड़ा मुद्दा होगा इंडिया का, जो अब ये मीटिंग हो रही है मुंबई में उसकी। वहीं एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन मिल रहा है, कम से कम महाराष्ट्र में एनडीए की भी एक मीटिंग हो रही है, जवाबी कार्रवाई चल रही है। आज वहां पर भी डिनर हो रहा है, एनडीए के लोग भी मिलेंगे और कल उनकी भी एक मीटिंग होने वाली है। तो महाराष्ट्र में इस वक्त मीटिंगों का दौर जो है, उस पर मुख्यमंत्री जो है एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए हमारे पास अनेक चेहरे हैं, ऐसी बात कही गई। लेकिन अनेक चेहरे तो रावण के होते हैं और हम राम भक्त हैं। तो इसको जो एकनाथ शिंदे हैं, शिवसेना से टूटकर उन्होंने शिवसेना जो अपनी नई बनाई, जो मुख्यमंत्री बन गए, वो इंडिया दल पर कटाक्ष करते हुए इन्हें रावणों वाला चेहरा कहते हुए नजर जरूर आए हैं। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। भारत की G20 प्रेसिडेंसी की ललित होटल में कनाडा और जापान के प्रधानमंत्री और वहां के जो लोग हैं, उनके रुकने का पूरा इंतजाम किया गया है। पूरे दिल्ली के साथ साथ जो दिल्ली के होटल्स हैं, उसमें जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। बुलेट प्रूफ ग्लास, जिन्हें 2 कमरों में प्रधानमंत्री रुकेंगे, वहां पर लगाई गई हैं, खिड़कियों पर और बाकी जगह पर। साथ ही साथ उनका जो स्वागत है ललित होटल में, वो जो LGBTQ कम्युनिटी और जो लोग कम सुन बोल पाते हैं, वो इन अतिथियों का स्वागत करेंगे। यहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं, 461 कमरे हैं, इन सभी को बुक किया गया है। इसमें 42 स्वीट भी हैं। खाने के लिए मिलेट्स का जो है उस पर विशेष ध्यान दिया गया है, चाहे जापानी हो या कनाडा के जो डिश हैं उसमें शामिल किए गए हैं और उन्हें खास तौर से मिलेट्स जो है उसका थोड़ा ट्विस्ट देकर एक नए तरीके से उन्हें पेश किया जाएगा। चलिए मेरे ये जो सब जानकारी मैंने आपको बताई है वो दिखेगी कैसी, वो मेरे सहयोगी परिमल इस वक्त बता रहे हैं। इस वक्त हम ललित होटल में हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि जो विदेशी मेहमान आएंगे उनका स्वागत कुछ यूं होगा। और ये तमाम जो लोग हैं वो डिफरेंटली एबल्ड लोग हैं और उनके ज़रिए स्वागत किया जाएगा। जो जापान और कनाडा के डेलीगेट्स आने वाले G20 में, तो इस तरीके से इनका स्वागत होगा। और यहाँ पे हमारे साथ विजय भल्ला हैं, जो GM हैं ललित होटल के।
भल्ला साहब ये बताइए कि ये जो तमाम लोग हैं वो किस किस कम्युनिटी से हैं और कैसे स्वागत जो आप लोग करवाएंगे? ये एक हमारा एक यूनिक वे ऑफ वेलकमिंग आवर डेलीगेट्स है जी। हमारी एक लार्ज टीम है जो डिफरेंट कम्युनिटीज से है। देयर आर पीपल हु आर डिफरेंटली एबल्ड, स्पीच, हियरिंग, पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी लाइक LGBT कम्युनिटी, trans community. So they are all part of our workforce and our team, and we do our welcome by that particular team in a sign language. विदेशी मेहमानों का स्वागत इस पियानो के धुन के जरिए भी होगा और जो इसको बजा रहे हैं आदित्य, वो 6 साल की उम्र से ऑटिज्म के शिकार हैं, लेकिन ये धुन भी विदेशी मेहमानों का स्वागत करते हुए ललित होटल में नजर आएगी। तो इस वक्त हम फ्लोर पे हैं जहाँ पे कमरे हैं, करीब 460 कमरों से ज़्यादा है यहाँ पर ललित होटल में। और हमारे साथ भल्ला साहब हैं, विजय भल्ला, उनसे समझने की कोशिश करती है। जिस फ्लोर पे हमें इस पे गहमा गहमी नहीं दिख रही, कोई गेस्ट नहीं दिख रहा। तो ये फ्लोर फिलहाल फॉर प्रेपरेशन ऑफ G20 इस समय अलग किया गया है। मैं आपको अभी एक स्वीट दिखा रहा हूँ जो वन ऑफ दोज मिनिस्टर्स को डेजिग्नेटेड है, बट अभी प्रेपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्ली नेक्स्ट 48 आवर्स तक इस फ्लोर पे कोई गेस्ट नहीं है। वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड, जो लास्ट मिनट के ब्यूटिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी वजह से हम रेडी हो रहे हैं बस। तो आप चलने की कोशिश करते हैं। एक स्वीट है जिसमें हम जाके देखेंगे कि किस तरीके से चीज़ें हैं यहाँ पर ललित होटल में। आप आइए और यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको सर ये एक हमारा लग्जरी स्वीट है जी। दिस इज डेजिग्नेटेड फॉर वन ऑफ द मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कंट्रीज जी। सो ऐसे कुछ 14 स्वीट्स हैं हमारे पास। वन ऑफ दोज मिनिस्टर्स आर गेटिंग असाइन्ड। हाँ जी, ये लिविंग एरिया है, इधर डाइनिंग एरिया है उनके लिए। और इधर अगर दिखाएं तो यहाँ पर आप देखिए कि ये डाइनिंग एरिया है, और जैसा भल्ला साहब ने बताया ये बेडरूम है। इस तरफ अगर आएंगे जी, यहाँ आएंगे तो मास्टर बेडरूम जो आप कहते हैं वो मास्टर बेडरूम है। और दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस की एक झलक भी यहाँ से आपको नज़र आएगी। ये मास्टर बेडरूम है और यहाँ पे आप देखिए कि आपको एक झलक जो है कनॉट प्लेस के एक चौराहे की झलक जो आपको दिखेगी यहाँ पर। और भल्ला साहब ये भी समझना चाह रहे हैं कि कुछ जो प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, जो यहाँ पे कनाडा और जापान के जो प्रधानमंत्री रुकने वाले हैं, तो ग्लासेस वगैरह भी हम बदल रहे हैं, बुलेट प्रूफ ग्लास लगा। तो सर ये एक मैंडेटरी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है, और जो स्वीट के अंदर दोनों प्रधानमंत्री रुकेंगे उन दोनों स्वीट के हर ग्लास को बदल के बुलेट प्रूफिंग रेसिस्टेंट किया गया है। सो दैट प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड। कितना कॉस्ट आता होगा तमाम ग्लास को? ये एक कॉस्ट तो आता है सर, काफ़ी कॉस्ट है। हर स्वीट बड़ा स्वीट है और हर स्वीट के अंदर कुछ 9 से 11 ग्लासेस हैं, वेरियस लार्ज विंडोज, तो वो कॉस्ट तो अच्छा होता है सर। मतलब 15-20 लाख? हाँ, आप कह सकते हैं उसकी रेंज। तो आप ये समझिए कि ये तैयारी भी हो रही है, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष रुकेंगे उस कंट्री की, तो ग्लास बुलेट प्रूफ होना चाहिए, तो उसको लेकर भी तैयारी चल रही है। बाकी हमने देखा कि वेलकम कैसे करते हैं और बाकी चीज़ें। कुल जो स्वीट्स हैं वो कितने स्वीट्स हैं अपने पास यहाँ पे? सर हमारे पास कुछ 55 स्वीट हैं इन वेरियस कैटेगरीज जी। 55? यस सर। और साथ में कुछ प्रेसिडेंशियल स्वीट हमारे पास 3 हैं जी इस होटल के अंदर जी, जो कि जनरली ऐसे नहीं होता है। हमारे पास 3 प्रेसिडेंशियल स्वीट्स हैं जिनको हम लेगेसी स्वीट्स कहते हैं जी। तो तमाम तैयारियां चल रही हैं, लेकिन खाने पीने को लेकर क्या तैयारी है वो भी आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से आपको मंडपम दिख रहा होगा, जो प्रगति मैदान का मंडपम है जहाँ पे समिट होने वाला है, और एक मनोरम सा दृश्य यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा। हमारे साथ इसके एग्जीक्यूटिव शेफ रविकांत जी हैं। रविकांत जी ये समझना चाह रहे हैं कि 2 देश के जो प्रधानमंत्री यहाँ रुकेंगे, बाकी डेलीगेट्स रुकेंगे, तैयारी हमारी कैसी? नमस्कार। तैयारी हमारी अच्छी तरह से हमने कर ली है। काफ़ी टाइम से हम पिछले 6 महीने से हम जो तैयारी कर रहे थे कि मिलेट का तड़का हम अपने विदेशी मेहमानों को कैसे परोसेंगे जी, तो उसी के ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ डिशेस बनाई हैं जो कि पूरा का पूरा मिलेट रिलेटेड है। अच्छा। हाँ जी, आप ये देखिए सारा मिलेट से रिलेटेड मेरा तड़का है यहाँ पे, जो कि पूरा भरपूर है इंडियन स्वाद से जी। और इसमें जो जापान के लोग हैं या कनाडा के लोग हैं, तो उसमें उनकी डिशेस हैं लेकिन उसमें तड़का लगा हुआ है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जापानी डिश में
जो मैंने तड़का लगाया है वो मिलेट के साथ मैंने उसको मर्ज किया है। अच्छा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछले काफ़ी 6 महीने से हम लोग तैयारी कर रहे थे कि अपने विदेशी कोई डिश अगर बताएं कि इसमें तड़का आपने मिलेट्स का लगा दिया और जापानी या कैनेडियन। हाँ, आप ये देखिए यहाँ पे एक फ्रूट सलाद है जिसमें कि मैंने पूरा मिक्स का मिलेट का तड़का यहाँ पे दिया है। अच्छा। आप उधर वहाँ पे जापानीज है मेरे पास जो कि शिराय सैलेड है, उसमें पूरा मिलेट ड्रेसिंग बनाया है मैंने, ये वाला। यहाँ पे हमारे पास मिलेट का सैलेड है। आप ये देख रहे हैं कितना एक जो यूरोप में एक काफ़ी फेमस डिश है जिसका नाम लजानिया है, उसमें भी मैंने एक मिलेट का तड़का लगा के दिया है लजानिया में। तो यहाँ पर हर जगह पे वो कोशिश की जा रही है। हाँ जी बिल्कुल। और क्या खास करने वाले हैं ताकि उनको व्यंजन का स्वाद जो है वो जो आप मैंने उसमें इंडियन में भी जो डेजर्ट्स हैं उसमें भी पूरा तड़का दिया है मिलेट का, जैसे कि आप देख रहे हैं गुड़ रागी की खीर यहाँ पे मैंने बनाई है। जी जी। तो कुल मिलाकर अपनी तैयारी पूरी है। हाँ जी, जोर शोर से तैयारियाँ पूरी हैं। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। वहीं जो होटल की छत पर सुरक्षा का जिस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर के उतरने और टेक ऑफ करने को लेकर भी अभ्यास किया गया है, उसकी कुछ तस्वीरें जरा आपको दिखाते हैं। ये दिल्ली के एक 5 सितारा होटल के ऊपर किस तरीके से हेलीकॉप्टर उतरा और उसके बाद वहां से उसने टेक ऑफ किया, उसका अभ्यास G20 की सुरक्षा की दृष्टि को में रखते हुए किया गया है। जम्मू कश्मीर पर केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में जो आर्टिकल 370 पर चर्चा चल रही है उसमें केंद्र सरकार ने अपना एक जो सवाल पूछा गया था कि कब तक बहाली होगी, राज्य का दर्जा कब मिलेगा, कब चुनाव होगा, उसकी तय सीमा पर बातचीत के लिए आज केंद्र सरकार ने अपना जवाब दायर किया है। केंद्र सरकार ने कहा है कि किसी भी वक्त चुनाव के लिए तैयार है। मतदान कराने के संबंध में मामला चुनाव आयोग के पाले में है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि मतदाता सूची को अपडेट किया गया है। पहले नगर पालिका चुनाव होंगे और फिर विधानसभा चुनाव होने हैं। सामान्य स्थिति लौट आई है। केंद्र सरकार ने यह भी कहा कि राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए अभी कोई समय सीमा तय नहीं बताई जा सकती, उसमें थोड़ा समय लगेगा। आतंकवाद की घटनाओं में भी कमी आई है, ऐसा केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने बताया है। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, महत्वपूर्ण ये पूरी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज केंद्र सरकार ने जो जवाब दायर किया है वो बड़ा काफ़ी महत्वपूर्ण है। काफ़ी सवाल पूछे गए थे केंद्र सरकार से इस मामले में, तो क्या इस अभी तक की जो सुनवाई है उसमें निकल कर आया है और क्या क्या आज सुप्रीम कोर्ट ने वापस पूछा है सरकार से? जी देखिए, सवाल जवाब अभी चल रहे हैं। सरकार के पक्ष के सवाल जवाब हो रहे हैं। जो सपोर्ट कर रहे हैं याचिकाकर्ता, उनकी बात चल रही है, वो अपने तथ्य रख रहे हैं। लेकिन सबसे अहम है ऐसे मोड़ पर, क्योंकि यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल इसका विरोध कर रहे थे कि सरकार को ये रिकॉर्ड पर नहीं लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को इस क्षेत्र में, इस एरेना में नहीं जाना चाहिए कि वहाँ पर अब कब चुनाव होंगे, कब राज्य का दर्जा पूरा मिलेगा। ये भी उन्होंने कहा कि 5000 लोग जो हैं वो हिरासत में हैं, धारा 144 है। और ऐसे में केंद्र सरकार अगर ये कहती है कि वहाँ पर अब धरने प्रदर्शन बंद नहीं हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह होने नहीं दिए जा रहे हैं। ये भी उन्होंने कहा। ये भी कहा कि इंटरनेट भी बंद था, ये तमाम चीज़ें थी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश की थी कि इस मामले को न सुना जाए, लेकिन जस्टिस डी चंद्रचूड़ ने कहा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही केंद्र से पूछा था कि आगे का रोड मैप क्या है, इसलिए वो जवाब दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया है कि इस रोड मैप के मामले से जो संवैधानिकता को जो चुनौती गई है उसका कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट संवैधानिकता तय करेगा कि क्या धारा 370 को जो हटाया गया है वो संवैधानिक है या नहीं है। ये तमाम चीज़ों के मुद्दे हैं। तो काफ़ी अहम ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है। 13 दिन की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है। कल भी ये सुनवाई शुक्रवार को भी जारी रहेगी और आगे भी इस तरह की चीज़ें आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े सवाल केंद्र सरकार से भी पूछे हैं और कहा है कि क्या इस तरीके से 370 हटाई जा सकती थी। संविधान सभा अगर बनी थी तो उसकी मंजूरी के बिना क्या राष्ट्रपति इस तरह संविधान सभा की मंजूरी के बिना क्या हटा सकते थे। ये तमाम चीज़ें हैं जो आगे भी जारी रहेंगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। मणिपुर के चुराचांदपुर में कुकीजोमी ग्रुप ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। पिछले 3 दिनों में हुई हिंसा को लेकर यह ऐलान किया गया है। 3 दिनों में हिंसा में 5 लोगों की मौत हुई है। द इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम यानी कि ILTF का कहना है कि
कई कुकी जोमी बहुल इलाकों पर हमला किया जा रहा है। अनिश्चितकालीन हड़ताल से जो मेडिकल, पुलिस, पानी, बिजली और मीडिया को बाहर रखा गया है, इमरजेंसी सर्विसेज को बाहर रखा गया है। हिंसा वाले इलाकों में भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। मणिपुर में फिर से हिंसा उस वक्त शुरू हुई जब सीबीआई ने 27 एफआईआर की जांच वहां पर शुरू की है। आज के लिए सवाल इंडिया का में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है। बने रहिए हमारे साथ।